वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फ़तेह। आज प्राउड वुमेन अचीवर सीरीज़ में हमारे पास एक स्पेशल शख्सियत आए हैं। नौशबा जी, आपका हमारे शो में बहुत स्वागत है। सलाम और सत श्री अकाल। जी अस्सलाम वालेकुम और सत श्री अकाल। थैंक यू वेरी मच आपने अपने इस प्रोग्राम के लिए इनवाइट किया। हाँ, तो नौशबा जी थोड़ा सा सबसे पहले आप मुझे बताएं कि आप एक सक्सेसफुल वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं, तो थोड़ा किस तरीके से आप बिज़नेस में आए और कैसे आपने ठानी कि आप बिज़नेस करें। जी ये तो शुरू से मेरा इंटरेस्ट था लेकिन मैंने कोई बहुत ज़्यादा प्लानिंग इस पे नहीं की हुई थी। लेकिन बाद में मुझे कुछ इस तरह का एनवायरनमेंट मिल गया कि ग्रेजुअली मैं बिज़नेस में आ गई और बिज़नेस में आने के बाद मैंने एमबीए किया। अच्छा। तो जी तो उसमें ये हुआ कि मैं जो कुछ प्रैक्टिकली कर रही थी वो मैं पढ़ रही थी, तो मेरे लिए चीज़ों में और इंटरेस्ट क्रिएट होता गया। अब कितने साल हो चुके हैं आपको बिज़नेस में आए। जी मैं बिज़नेस में हूँ 2007 से। उससे पहले भी कुछ था लेकिन वो छोटा-छोटा सा था, जिसे आप कहते हैं कि प्रॉपर बिज़नेस में जैसे कंपनी रजिस्टर्ड करके उसे पूरी फुल ओन करना, ये वो सब वो 2007 से है। अच्छा, तो आप मुझे इसमें बताएं कि जो आपका ट्रैवल का बिज़नेस है जाइना ट्रैवल्स, तो उसके अंदर आप क्या सर्विसेज देते हैं और ये नाम आपने कैसे रखा। अच्छा, ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है नाम पे, क्योंकि ये हर कोई मुझसे पूछता है। जियाना एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब है स्ट्रेंथ, और ये मेरी बेटी का नाम है। अच्छा। और क्योंकि वो बहुत छोटी थी तब से वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग कर रही है, तो हम दोनों में बड़ी एक ट्रैवलिंग के हवाले से डिस्कशन और छोटी-छोटी सी इनोसेंट डिस्कशंस जो होती हैं वो, और मुख्तलिफ चीज़ों पे बातचीत होती रही, तो उसका भी बड़ा इंटरेस्ट है, तो फिर हमने कंपनी उसी के नाम से शुरू की। हाँ जी, तो जो आपका ये कमोडिटी एग्रो बिज़नेस है उसमें आप थोड़ा बताएं कि कौन से प्रोडक्ट्स और कौन सी कंट्रीज़ के लिए वो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहते हैं और कौन सी कंट्रीज़ में ऐसे बिजनेसमैन जो एज अ बायर या इंपोर्टर आपके साथ कनेक्ट हो सकते हैं, थोड़ी उनकी इंफॉर्मेशन के लिए आप बताइए। देखिए, अगर तो हम बात करते हैं फ्रूट एंड वेजिटेबल की, तो उसमें 3 प्रोडक्ट्स हैं जो सबसे ज़्यादा हमारे से एक्सपोर्ट हो रही होती हैं। एक किन्नू, मैंडरीन और पोटैटो एंड मैंगोज़, आलू और आम और किन्नू। इसमें फिर इसके अलावा मैंगोज़ जो हैं वो राउंड द ईयर मैं फ्रेश फ्रोज़न मैंगोज़ भी एक्सपोर्ट कर रही होती हूँ। तो मार्केट्स के हवाले से जहाँ तक बात है, किन्नू के लिए हमारी मेन 2 मार्केट्स रही हैं, एक रशिया और एक इंडोनेशिया। तो रशिया में तो आजकल ज़रा प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन रशियन स्टेट्स में बहरहाल हमारी एक्सपोर्ट अभी भी चल रही है। और सेम पोटैटो के लिए सबसे बड़ी मार्केट जो है वो रशिया ही है। और मार्केट्स भी हैं जैसे श्रीलंका वगैरह या कुछ, लेकिन रशिया की मार्केट इतनी बड़ी मार्केट थी कि मुझे कहीं और काम करने की ज़रूरत नहीं थी जब तक ये प्रॉब्लम नहीं था। और मैंगोज़ जो हैं, मैंगोज़ में मेरा बहुत वाइड एक्सपीरियंस रहा है। मैंने बहुत ज़्यादा डेस्टिनेशंस कवर की हैं, जिनमें आप अगर हम गिनने पे आएँ तो लिस्ट बहुत लंबी है। कनाडा मेरी वन ऑफ मेन मार्केट है, वहाँ पे मैंगोज़ के साथ मैं फालसा और जामुन भी एक्सपोर्ट कर रही होती हूँ, क्योंकि वो सीज़न चल रहा होता है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान से सबसे बड़ा वॉल्यूम जो है वो हमारे से ही वहाँ पे जाता है जब मैंगोज़ का सीज़न होता है। और ऑस्ट्रेलिया के लिए मैं फ्रोज़न मैंगोज़ भी करती हूँ, ऑस्ट्रेलिया के लिए फ्रोज़न चीकूज़ भी, इसके अलावा और मुख्तलिफ भी फ्रोज़न प्रोडक्ट्स ऑस्ट्रेलिया के लिए चल रही होती हैं। बाकी यूरोप हो गया, अमेरिका में अभी तक मेरा प्रोसेस नहीं कंप्लीट हुआ, कुछ मेरी अपनी लापरवाही भी थी, मैंने उस पर इतना फोकस नहीं किया, और अभी उसमें भी जल्दी करेंगे। बाकी चाइना में भी गया, चाइना इज़ अ डिफ़िकल्ट मार्केट। मैंने मैंगोज़ के लिए हर उस मार्केट में काम किया हुआ है जहाँ पे कोई आम एक्सपोर्टर नहीं कर सकता। तो उसका मुझे एडवांटेज भी होता है। ऑफ कोर्स जो चीज़ डिफ़िकल्ट होती है उस पे आपको रिटर्न बहुत अच्छा मिल रहा होता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में मैंगो की जो एक्सपोर्ट है दैट इज़ बिट डिफ़िकल्ट, लेकिन उसके जो भी एसओपीज़ हैं, उसकी जो भी प्रोसेसेस वगैरह हैं, अब पाकिस्तान से हम सिर्फ 3-4 लोग हैं जो एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, उन 3-4 लोगों में भी सबसे बड़ा वॉल्यूम मेरा जा रहा होता है।
तो ये एक स्ट्रेंथ है, उसकी एक रीज़न है। मुझे ना मैं काम बहुत डेडिकेशन से करती हूँ और मेरी गुड लक ये है कि मैं उन फील्ड्स के साथ रिलेटेड हूँ जो मुझे खुद पसंद नहीं है। मतलब आपका जो पैशन, जब आपका प्रोफेशन होता है तो उसमें ऑटोमेटिकली आप उसमें सोल डाल रहे होते हैं, वो चीज़ें ईजी हो रही होती हैं। फिर आगे हम हिमालयन सॉल्ट पे मैं बाई चांस है, जब मैं इंटरनेशनल ट्रेड शोज़ में जाती थी तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग पूछते थे कि पाकिस्तान से हो तो आप इस सॉल्ट के बारे में जानते हो या नहीं जानते हो। और मैं क्योंकि जिस एरिया से बिलोंग करती हूँ, ये सॉल्ट माइंस है सारी, उधर मुझे बेसिक सा नॉलेज था। तो फिर मैं उसमें भी मैंने ट्रेड स्टार्ट कर दी और चाइना के साथ, कोरिया के साथ हम गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड हैं। और इसके अलावा मैं यूरोप के लिए भी एक्सपोर्ट कर रही हूँ। कुछ और भी ऑर्डर्स हूँ, उसमें अभी बहुत बड़ा वॉल्यूम नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि उसमें मुझे काम करते हुए 2018 से मैंने शुरू किया था हिमालयन सॉल्ट में काम, तो उसमें इतनी ही जितनी मुझे सक्सेस मिल चुकी है, दैट इज़ गुड। और मेरे पास पूरी एक प्रोडक्ट लाइन है इसके लिए, हिमालयन सॉल्ट के लिए। तो थोड़ा सा आप ये, हाँ, थोड़ा सा आप ये बताएं, मतलब जिन लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है ज़्यादा हिमालयन सॉल्ट के बारे में, तो किन किन डिफरेंट पर्पसेस के लिए हिमालयन सॉल्ट को यूज़ करा जा सकता है? जैसे इंडस्ट्रीज़ के हिसाब से देखें, रिटेल के हिसाब से देखें, कंज्यूमर ड्यूरेबल से ज़्यादा, तो उसके हिसाब से थोड़ा ब्रीफ करें। जो हिमालयन सॉल्ट है उसका सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है कि वो नेचुरल सॉल्ट है। आपके पास सॉल्ट के दो ही ज़्यादा मेन सोर्सेज जो है वो चल रहे होते हैं, या आप सी सॉल्ट ले रहे होते हैं या आपके पास ये रॉक सॉल्ट की एक सेकंड ऑप्शन है। सी सॉल्ट जो है उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो कंटेमिनेटेड वाटर होता है, उसमें बहुत सारे आप 100% श्योर नहीं होते, उसमें बड़े प्रोसेसेस वगैरह होने के बावजूद आप श्योर नहीं होते। ये ज़मीन के अंदर से निकल रहा है, ऑर्गेनिक है, प्योर है, इसमें कोई मिलावट नहीं हो सकती, ये एक रॉक की शक्ल में निकलता है। फिर इसमें काफ़ी सारे कलर्स हैं, जिनमें सबसे पॉपुलर पाकिस्तान का पिंक सॉल्ट है और उसमें पिंक सॉल्ट में भी आगे शेड्स हैं। अब वो शेड्स किस वजह से हैं, वो उसमें आयरन कंटेंट वगैरह की उस पे है कि किसमें कितना ज़्यादा है या कम है। तो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है जो पिंक सॉल्ट है। उसकी रीज़न ये है कि ये आपके बीपी को थोड़ा कंट्रोल में रखता है और हार्ट पेशेंट को भी ये यूज़ करवाया जाता है। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट रेंज है उसमें एडिबल सॉल्ट तो है ही है, पिंक भी है, वाइट भी है, डार्क पिंक भी है, और फिर प्रोसेस करके ब्लैक सॉल्ट भी बनाया जाता है, वो भी डिफरेंट आइटम्स में यूज़ हो रहा होता है। फिर इंडस्ट्रियल सॉल्ट है। इंडस्ट्रियल सॉल्ट बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में ये यूज़ होता है, जैसे आप ऑयल रिगिंग के लिए यूज़ हो रहा है, ऑयल प्योरीफाइंग के लिए यूज़ हो रहा है, लेदर इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, मेडिकल इंडस्ट्री में। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे सॉल्ट का, डिटर्जेंट में जहाँ पे सॉल्ट का यूजेज नहीं हो रहा होता। अब इंडोनेशिया के लिए भी पाकिस्तान से सिर्फ हम लोग ही एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो डिटर्जेंट के लिए कर रहे हैं। तो इसमें सारी सर्टिफिकेशंस और जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रूल्स होते हैं वो सारे आपके पास ऑलरेडी, अप्रूवल सारे सब हैं? जी, हमारी सारी सर्टिफिकेशंस हैं और जितने अप्रूवल्स हैं वो सारे हैं गवर्नमेंट के साथ। जब जैसे हम चाइना के साथ रजिस्टर्ड हुए हैं तो उस पर हमें 2-3 साल लग गए हैं, उस पर बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। हमारा ब्रांड भी उधर रजिस्टर्ड है, वो कंपनी सपना के नाम से है। तो उसमें सारी जितनी आपको इंटरनेशनली सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड हैं वो सारी हमारे पास हैं। फिर उसमें इंडस्ट्रियल सॉल्ट के बाद हम आ जाते हैं इसमें स्पा की इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा सॉल्ट का यूजेज है। डिफरेंट स्पा के लिए आइटम, मसाज स्टोन से लेके स्पा सोप हो गए। फिर आजकल एक दुनिया में बहुत ट्रेंड आम हो रहा है, वो है ब्रिक्स का, जो आप अपने लिविंग रूम में लगाते हैं, लोग बेडरूम्स में भी लगाते हैं। फिर सॉल्ट रूम्स भी होते हैं। जो एलर्जी पेशेंट होते हैं या जिन्हें अस्थमा का प्रॉब्लम होता है, अभी दुनिया में आप जैसे अमेरिका और मलेशिया में तो मैं खुद देख चुकी हूँ, सॉल्ट रूम्स बने होते हैं, आप अंदर जाते हैं, बैठते हैं, ब्रीथ करते हैं, तो आपका जो ये सारा एक सिस्टम है वो क्लियर हो जाता है, सांस लेने में आसानी होती है। फिर इसके अलावा सॉल्ट के लैम्प्स होते हैं, लोग वो भी यूज़ करते हैं क्योंकि ये एवेपोरेट हो रहा होता है। तो जब आप सॉल्ट लैम्प घर में ऑन करके रखते हैं तो एक पॉजिटिव एनर्जी चल रही होती है, एक हेल्थ के लिए बहुत अच्छा एक
सारा सिलसिला होता है। फिर इसके अलावा सॉल्ट की बारबेक्यू और सर्विंग प्लेट्स बहुत पॉपुलर हैं। ऐसा मतलब काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स हैं। तो ये बेसिकली यूरोपियन मार्केट्स, यूएसए हो गया, यूके हो गया, सिंगापुर हो गया, हांगकांग हो गया, कनाडा हो गया, तो इन तरीके से इन सारी मार्केट्स के अंदर भी इसका काफ़ी पोटेंशियल है। जी, इसका पोटेंशियल है। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि मेरी इस वक़्त तक जो एक्सपोर्ट का एक्सपीरियंस है, अब यूरोप ने हमसे लिया एडिबल सॉल्ट लिया। अब थाईलैंड ने हमसे लिया तो उन्होंने अपने ये सॉल्ट लैम्प्स और एक स्पिरिचुअल अपनी जगहों पे रखने के लिए कैंडल स्टैंड्स और वो सारे कार्व्ड आइटम्स वो लिए। इसी तरह सॉल्ट की जो ब्रिक्स हैं ये वॉल बनाने के लिए वो तो पूरी दुनिया में ही पॉपुलर हैं। फिर इंडोनेशिया में हमारा डिटर्जेंट के लिए जाता है, हाँ जी। अरब कंट्रीज़ में हमारा ऑयल इंडस्ट्री के लिए जाता है। तो इसके लिए अगर जैसे आपने बताया कि पहले कि जाइना ट्रेवल्स से रिलेटेड किसी एक्टिविटी के लिए किसको आपको कांटेक्ट करना हो तो वो उसके सोशल मीडिया पेजेस पर जुड़ सकता है। इसी तरीके से अगर ट्रेड रिलेटेड बिजनेसेस के लिए इफ समवन वांट्स टू कनेक्ट विद यू तो हाउ कैन दे गेट इन टच विद यू? जी, बिल्कुल, उसमें आप सपना सॉल्ट में भी हमारे पेजेस बने हुए हैं, वेबसाइट भी है, उस पे कॉन्टैक्ट किया जा सकता है। बाकी मैं आपसे डिटेल्स शेयर कर दूँगी। ठीक है, तो इसका आपका कैटलॉग भी कुछ तैयार होएगा जो कोई देखना चाहे तो रिव्यू कर सकता है कि क्या क्या सेगमेंट्स हैं इसके अंदर? जी, बिल्कुल। एक्चुअली इसमें प्रोडक्ट्स तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हमने कोशिश किया है कि कैटलॉग में हम काफ़ी मेन चीज़ें जो हैं वो कवर कर लें। तो इसका कैटलॉग भी अवेलेबल है और इसकी वैसे ब्रोशर, प्रिंट मटेरियल, अवेयरनेस मटेरियल सारा अवेलेबल है हमारे पास। इसमें अशुभी एक बात बताएं, जैसे आपने ये कमोडिटी बिजनेस के बारे में बताया, जैना ट्रेवल्स के अंदर आपने सिख टूरिज़्म, रिलीजियस टूरिज़्म के बारे में बताया, तो इसके साथ में कल्चर एंड आर्ट से भी रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ आप लोग परफॉर्म करते हैं? जी, जो हमारा टूरिज़्म का बिज़नेस है उसके अंदर तो कल्चर और आर्ट का आ ही जाता है। जैसे हमारे जो बड़े ग्रुप्स आते हैं उनके लिए फिर डिपेंड कर रहा होता है, हमारी कोशिश होती है कि उनके लिए हमको कल्चरल एक्टिविटी ज़रूर बीच में ऐड करें, जिसमें गज़ल इवनिंग हो गई, कव्वाली नाइट हो गई, जिसमें आपके मुशायरा वग़ैरह हो गया, कोई वैसी कल्चरल परफॉर्मेंसेस हो गई। फिर इसके अलावा जहाँ पे लाहौर के अंदर वैसे भी सर्दियों के सीज़न में वीकली कल्चर परफॉर्मेंसेस वग़ैरह होती हैं, वो भी हम पैकेज का पार्ट बनाते हैं। तो आपको पता है जब लाहौर के विज़िट के लिए कोई आता है पाकिस्तान में, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं कि आप कल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो है वो आप ना करें, उसके बगैर आपका विज़िट पूरा नहीं होता। जहाँ पे अगर हम फूड के लिए भी जाते हैं, डिनर्स के लिए भी, तो जितने अच्छे रेस्टोरेंट हैं और यहाँ पे बड़े आउटस्टैंडिंग रेस्टोरेंट्स हैं, हिस्टोरिकल जगहों पे बने हुए हैं, तो वहाँ पे वैसी लाइव परफॉर्मेंसेस भी चल रही होती हैं। कोई आने वाला कोई अपकमिंग ऐसा कोई कल्चरल इवेंट हो जो आपकी नज़र में हो? जी, अभी हमारे कुछ लोग तो भी आ रहे हैं, फैज़ फेस्टिवल है, उसमें मुशायरे वगैरह भी हैं, उसमें म्यूज़िक इवनिंग भी है, तो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ वहाँ पे ऑलरेडी हैं। तो इसमें आप मुझे एक और बताएं नौशबा जी कि ऐसी लाइंस जिसके अंदर आप नॉर्मली काम करते हैं, तो अगर हम देखें कि चाहे वेस्टर्न सोसाइटीज़ हों या और भी कंट्रीज़ हों, वहाँ पे भी बड़ा मुश्किल होता है लेडीज़ को ऐसे आगे आना और इन स्पेसिफिक और इतने डेडिकेटेड कामों को हैंडल करना। तो जो यंग बच्चियाँ हैं या जो आपकी खुद बेटी हैं या और ऐसी जनरेशन है जो आपसे इंस्पायर हों, उनके आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए सबसे पहली बात जो है लाइफ में ना दो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। नंबर वन तो आप मेल के हवाले से या इस हवाले से बात कर रहे हैं कि काम करना मुश्किल होता है, नो डाउट मुश्किल होता है, लेकिन अब वक्त बदल रहा है। अब जो आदमी है उन्हें भी फील हो रहा है कि सिर्फ अपनी कमाई से घर चलना मुश्किल है, तो वो एक सफोकेशन वाला है, अब आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म हो रही हैं वो चीज़ें। इधर हमारे जहाँ पे भी ख़त्म हो रही हैं, अब वो भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करना शुरू हो गए हैं कि औरत को काम करना चाहिए। लेकिन जो मैं अपनी बेटी को या जो मैं बाकी ख़वातीन को मैसेज देना चाहती हूँ वो ये है, जो मैंने अपनी लाइफ से भी एक देखा है, ज़िंदगी में दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। नंबर वन डिसिप्लिन, नंबर टू जो आप काम कर रही हैं उस काम के बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। मैंने बहुत लोगों को देखा है, वो थोड़ी सी चीज़ उन्हें पता होती है, वो उस काम में घूम पड़ते हैं, बाद में क्या होता है
उनका काम का सिलसिला अच्छा नहीं चल रहा होता है, उसमें फिर सक्सेस उस तरह नहीं मिल रही होती। तो आप जब किसी काम में बढ़े तो उससे पहले उसमें आपको नॉलेज कंप्लीट होना चाहिए। डिसिप्लिन जो है वो बहुत ज़रूरी है। आपके मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से किसी का बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होना इतना इफ़ेक्टिव नहीं होता जितना उसका डिसिप्लिन होना इफ़ेक्टिव होता है लाइफ में। तो आपको, क्योंकि औरत बहुत सारे रोल प्ले कर रही होती है एट अ टाइम, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उसकी लाइफ में उसकी हर चीज़ में डिसिप्लिन हो, उसने अपने टाइमिंग को डिवाइड किया हुआ हो। ये भी नहीं होना चाहिए कि आप अगर वर्किंग लाइफ में आ गए तो आपकी फैमिली होना शुरू हो जाए, क्योंकि फैमिली बच्चे रेज़ करना ये पहली जॉब, पहला बिज़नेस है जो नेचर ने उसे दिया है, बाकी चीज़ें उसके बाद आती हैं। थोड़ा आप अपने बचपन के बारे में और अपनी परवरिश के बारे में बताएं, क्योंकि बड़ा पेड़ पे तो जब लगते हैं फल फ्रूट तो उसकी तो नींव उसके पौधे में और सीड में रखी जाती है। तो किस तरीके की परवरिश रही, किस एनवायरनमेंट में आप बड़ी हुई, किस तरीके के जज्बात और ऐसी विजन और ऐसी चीज़ को आप कर पा रही हैं, थोड़ा उसके बारे में बताएं, अपने पेरेंट्स के बारे में बताएं। जी, मेरे पेरेंट्स जो हैं बड़े सिंपल से मेरे पेरेंट्स हैं। मेरे वालिद साहब की तो अभी 2 मंथ्स बिफोर डेथ हो गई है। एक्चुअली उन्हीं का मेन रोल मेरी लाइफ में रहा है, और ही वाज वेरी एजुकेटेड पर्सन, और उन्होंने बड़ी दुनिया देखी हुई थी, और उन्हें काफ़ी अवेयरनेस थी बाय प्रोफेशन। ही वाज एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। तो उन्हें बाकी तो बाहर फिरना ये वो अलग चीज़ें थी, लेकिन वो जिस प्रोफेशन के साथ थे उसने भी उन्हें लाइफ में बहुत एक नॉलेज दिया। मतलब मेरी सिंपल सी औरत है, और मेरे फादर का मेरी लाइफ में बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने मुझे बहुत इनकरेज किया। मेरा जो बैकग्राउंड है वो एक बहुत छोटे से इलाके का है। मेरा बचपन या मेरी जवानी या से वो सारा इस्लामाबाद में मैं बड़ी हुई, मेरी एजुकेशन वहाँ की है, और मेरा टाइम ज़्यादा वहाँ पे गुजरा है। लेकिन मेरे घर का माहौल जो है वो उसी तरह एक जैसे टिपिकल एक पंजाबी गाँव के घर का होता है वही रहा। उसका बहुत बड़ा एडवांटेज है, आपको पता है अपनी रूट्स को याद रखने वाले लोग बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। मैं अगर अपने आप को देखूँ तो मुझे लगता है कि मैं आजकल की लड़कियों की निस्बत फिज़िकली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, मेरी इम्यूनिटी ज़्यादा अच्छी है, मैं ज़्यादा काम कर लेती हूँ, मुझे इस तरह थकान नहीं होती, मेरा मेडिसिन पे बहुत मैं रिलाई नहीं कर रही होती, और फिर मेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं ये लोग। ठीक है, एक आपको ना, आप जब एक खुले एनवायरनमेंट में रहने वाले लोग जो होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग, एक उनका वो एक होता है टुवर्ड्स लाइफ, एक वो हर्डल्स को बड़े आसानी से बर्दाश्त भी कर लेते हैं और पार भी कर लेते हैं। तो मेरे पेरेंट्स का उन्होंने हमेशा मुझे इनकरेज किया। मेरी मदर हैं अभी भी, वो इस सारी चीज़ में मैं उनके साथ बैठती हूँ, अपनी वीकनेसेस मैं सिर्फ उनसे शेयर कर रही होती हूँ। अच्छा आज मुझे ये प्रॉब्लम हो गया, ये हो गया, वो मुझे कहती है कुछ नहीं होता पुत्र, तो कर ले, हो जाएगा, तू कर लेगी। तो वो वहाँ पे आके आपको पता है कि ये जो लफ्ज़ है ना, तू कर लेगी, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, वो हो जाता है। मैं अपने फादर से भी अगर डिस्कस करती कि अच्छा मुझे ये प्रॉब्लम है, तो ने मुझे ये कह दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वो कहते हैं नहीं, यू आर अबव ऑल, तुम कर लोगी। तो ये जो है ये पॉजिटिव वर्ड्स और पेरेंट्स की सपोर्ट जो है ये लाइफ में बड़ा रोल प्ले करती है। और मेरा बचपन एक आम बच्चे की तरह गुजरा, बहुत शरारती सा, लेकिन उसके बाद फिर मेरे फादर जो हैं उनके साथ मेरी अटैचमेंट थी, उनके साथ फिर के तो मुझे ऐसे लगता है कि मेरी कॉन्फिडेंस वहाँ से भी है। तो जो आपकी ये इंस्पिरेशन आपने अपने फादर साहब से ड्रॉ करी है, और जो आज आप के बच्चे और जो लेडीज़ और जो मैंने आपको देख रहे हैं कि किस तरीके से समाज के लिए, फैमिलीज़ के लिए और एक बिज़नेस के एंगल से, एक बिज़नेस एंटरप्रेन्योर की तरह आप अभी भी उसी जज्बे से लगी हुई हैं, चाहे इतने साल हो गए काम करते हुए आपको। तो अगर बात करें नौशाबा जी, तो अपने आप को डिफ़ाइन करना हो तो आप कैसे एक लाइन में अपने आप को डिफ़ाइन करेंगी? मैं अपने आप को डिफाइन ऐसे करूँगी, मैं सोचती हूँ कि इतना अच्छा है कि मैं एक औरत हूँ। मुझे अपना औरत होना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि मैं अपनी इस रूप में मैं मर्दों की निस्बत ज़्यादा बेहतर एक रोल प्ले कर रही हूँ, क्योंकि
औरत जो होती है वो मल्टीटास्किंग होती है, मर्द नहीं कर पाता। मुझे फ़ील होता है कि देखो मुझे सैटिस्फैक्शन मिल रही है, मैं बच्चों को बड़ा कर रही हूँ। मतलब अल्लाह ने पैदा किया है लेकिन मैं उन्हें तराश रही हूँ। उसमें भी मुझे बहुत मज़ा आ रहा होता है। मैं ये काम भी ये कर रही होती हूँ, स्पोर्ट है ऑफ़ कोर्स, लेकिन मुझे अपना औरत होना बहुत अच्छा लगता है। तो एक कोई स्पेशल मैसेज आप जो आज आपका ये एपिसोड देख रहे हैं उन तक आप कोई बात पहुंचाना चाहेंगी, कोई ऐसी चीज़ जो आपने अपनी लाइफ में देखा है कि वो होनी बहुत ज़रूरी है, और एक इंस्पिरेशन की तरह या एक गाइडेंस की तरह आप क्या कहना चाहेंगे, एक मैसेज आपका पूरी संगत के लिए? जी, 2 चीज़ें हैं। नंबर 1 तो ज़िंदगी में फैमिली आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। अभी लोग जो हैं उन्होंने ख्वाहिशात बहुत बढ़ा ली हैं, उसमें वो बहुत ज़्यादा काम और इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो गए हैं। उसमें स्पेशली औरतें, उनके बच्चे इग्नोर हो जाते हैं, ये कभी मत करें, ठीक है? वो आप अपनी ख्वाहिशात को लिमिटेड कर दें। फैमिली इग्नोर नहीं होनी चाहिए। दूसरी ये चीज़ है कि लाइफ में आपके डिसिप्लिन होना चाहिए, आपके टाइमिंग का आपको प्रॉपर यूज़ होना चाहिए। वो एक बहुत इम्पोर्टेंट है, टाइम नहीं ज़ाया होना चाहिए। जब आपके कैलकुलेटेड चल रहे होते हैं फिर आपका टाइम ज़ाया होता भी नहीं है। तो नौशवा जी, आज आपके साथ ऐसे हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें साझा करी, रूबरू हुए आपके साथ, हमने जाना कि किस तरीके से आपका ये सफ़र है और आज आप किस तरीके से अपने आप को दुनिया के सामने लेके आई हैं और इतनी बढ़िया आप सेवा दे रही हैं लोगों को, स्पेशली जो आप गुरु घर की सेवा के अंदर लगे हुए हैं। तो आज के लिए नौशबा जी इतना ही। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। शुक्रिया जी, दुआ में याद रखिए। खुश रहे।